वाले हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 हमारा देश भारत। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि भारत के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है और पश्चिम में क्या है। इसमें हम ये भी जानेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी कितनी है और पूरब और पश्चिम के बीच की दूरी कितनी है। इसमें हम जानेंगे मरुस्थल क्या है, पर्वत क्या है, भारत में जलवायु और वन्यजीव कहाँ पे कौन से मिलते हैं, जनगणना की दृष्टि से हमारा जो देश है वो कितना है, जो भारत की स्थिति है वो किस स्थान पर है, उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करें, चलते हैं, शुरू करते हैं। अगर आप भारत के नक्शे को देखेंगे और मैंने ये दिशा इसका डिसाइड कर दिया कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो आपको उत्तर में हिमालय दिखेगा, दक्षिण में हिंद महासागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। ये आपको भारत के नक्शे पे इन सारी चीज़ों को आपको दिखाई देगा। भारत को प्रायद्वीपीय भारत क्या प्रायद्वीपों का देश क्यों कहा जाता है? तो भारत को प्रायद्वीपीय देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मान लीजिए ये भारत का नक्शा है। भारत का जो देश भारत देश है वो तीनों ओर से पानी से घिरा है, तीनों ओर से, और एक ओर से लैंड से घिरा है। इधर से पानी से, इधर से पानी से, इधर से पानी से और यहाँ लैंड से। तो जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ रहता है और एक ओर से लैंड से घिरा रहता है उसको कहते हैं प्रायद्वीपीय। इसलिए भारत को प्रायद्वीपीय देश कहा जाता है। क्लियर है? भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके जो भारत का उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो कितना है? 3200 किलोमीटर। और पूरब पश्चिम से पूरब तक का जो विस्तार है वो कितना है? 2900 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको 3200 किलोमीटर और 2900 किलोमीटर। हमारा जो देश है वो तीनों ओर से पानी से घिरा है, आपको मैंने पहले बता चुका। हमारे देश में ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, भारतीय मरुस्थल हैं। इसमें उत्तरी मैदान, पठारी सतह और तटीय भाग भी है। इन सारी चीज़ों को मिला करके एक तरह से आप विभिन्नता को दर्शाता है। इसीलिए भारत को विविधतापूर्ण देश कहा जाता है, विविधतापूर्ण देश कहा जाता है। ठीक है, यहाँ की जलवायु, वनस्पति, वन्यजीव, भाषा और संस्कृति, इन सारी चीज़ों में भिन्नता पाई जाती है। लेकिन भिन्नता के बावजूद भारत में एकता बनी हुई है। यही भारत का एक महानतम स्थिति और कार्य है कि विविधताओं में एकता जिसे कहा जाता है उसे कहते हैं भारत। ठीक है, अगर एक जनगणना के हिसाब से देखें 2011 में जनगणना हुआ था जिसमें भारत की जो जनसंख्या है वो 120 करोड़ से अधिक कही गई है, जो चीन के बाद दूसरा स्थान है। अगर करंट की बात करें तो 2023 में ऐसा अनुमान लगाया गया है कि जो भारत की जनसंख्या है वो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या हो जाएगा, यानी कि चीन को भी पीछे कर देगा। अब हम बात करते हैं भारत की स्थिति क्या है। अगर हम भारत की स्थिति की बात करें तो जैसे ये मान लीजिए ग्लोब है। इस ग्लोब में अगर हम बात करें तो ये हमारा विषुवत रेखा है। जो भारत की स्थिति है ये अपना उत्तरी गोलार्ध है, ये है दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है, यहाँ पर भारत की स्थिति है, यानी आप कह सकते हो उत्तर पूरब में भारत की स्थिति है। यहीं से आप देखेंगे कि जो कर्क रेखा होती है वो कुछ इस तरीके से 23.5 डिग्री के आसपास से होकर जाती है, जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, आपको हम एक फिगर से दिखा रहे हैं आपको। आप देखेंगे कि ये मान लीजिए गोलार्ध है, इसको दो भाग में बांटा गया है। ये अपना उत्तरी गोलार्ध है, ये अपना दक्षिणी गोलार्ध है। भारत की जो स्थिति है वो है उत्तर पूर्व में। तो भारत की जो स्थिति है वो उत्तर पूर्व में है। उसके बाद से आप देखेंगे कि जो भारत की कर्क रेखा है, यानी कि जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री की जाती है, जो भारत के बीचों बीच से होकर जाती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये भारत की स्थिति है ये वाली, और कर्क रेखा यहाँ से होकर जाती है। क्लियर है ना? अब इनके हम विस्तार की बात करेंगे। जो भारत की मुख्य भूमि है, यानी कि मुख्य भूमि का जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी उत्तरी अक्षांश तक का के बीच में है। और इसके पश्चिम से लेकर के पूरब तक का जो विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर के बीच है। ठीक है, यानी भारत की, यहाँ क्वेश्चन पूछा था कि भारत की स्थिति किस गोलार्ध में है, तो आप बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, यहाँ पे अब बात हम करेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ क्या आप जानते हैं। इसमें दिया है कि बड़े देशों जिनका विस्तार पूरब से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है वहाँ पूरे देश का जो मानक समय है वो एक नहीं रहता है। जैसे एग्जांपल दिया है कि जब यूएसए का मानक समय 7 है, यानी कि 7 टाइम पार्ट में बटा हुआ है, और कनाडा 6। ठीक है, रूस को आपको कमेंट बताना है कि कितने टाइम में बटा हुआ है, कितने जो टाइम उसका होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने पर जो टाइम का विभाजन होता है वो कितने सेक्टर में बांटा गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। इसमें ये कह रहा है कि
एक देशांतर के स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है, यानी कि यदि 1 डिग्री का देशांतर का अंतर होता है तो हम मानेंगे कि 4 मिनट का अंतर हो रहा है। ठीक है, इसीलिए जो गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय जो है वो 2 घंटे पहले ही होता है। ठीक है, भारत का जो स्थानीय देशांतर है वो 22.5 डिग्री के स्थानीय समय को दर्शाता है, जिसके कारण अगर हम 22.5 डिग्री कहेंगे तो अब इसको हम जब घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 5.5 घंटा आगे आसपास आएगा, तो 5.5 घंटा आगे है। इसलिए जो भारत का समय है वो, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति इंग्लैंड में है और वहाँ पे 6 बज रहा है, ठीक है, तो मान लीजिए सुबह का 6 बजा है, तो भारत में कितना बजेगा, भारत में 12 बजे रहेंगे, यानी कि 12:30 में 6 5 11:30 होगा, 5 घंटा, 5.5 घंटा आगे है ना भारत। ठीक है, चलते हैं आगे। हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से लगे हैं, तो इसमें आपका नेपाल आ जाएगा, चीन आ जाएगा, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, यहाँ पे पाकिस्तान और यहाँ थोड़ा सा अफगानिस्तान भी लगा होगा। ठीक है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है और यहाँ अरब सागर है। बंगाल की खाड़ी में क्या होता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और अरब सागर में लक्षद्वीप है। क्लियर, चलते हैं आगे। और यहाँ श्रीलंका भी लगा हुआ है। ठीक है, श्रीलंका भी भारत के तटीय राज्यों देशों में से एक है। भारत के राजनीतिक मैप की बात करें तो उसमें राजनीतिक मैप में क्या होता है कि देशों के साथ भारत की राज्य की जो सीमाएं होती हैं उसमें भी डिवीजन किया जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान, और सबसे छोटा कौन सा है, गोवा। क्लियर है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान और सबसे छोटा गोवा। ठीक, चलते हैं आगे। उसके बाद से ये इसमें आपको कुछ इंडिकेशन दर्शाया है कि ये जो रेखा है वो अंतर्राष्ट्रीय राज्य की सीमा है, ये वाली जो रेखा है वो राज्य सीमा है, ये देश की राजधानी, राज्य की जो राजधानी होती है वो है, और ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का एरिया है जो कि इंडिकेशन है। जैसे उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है, तो इसका इंडिकेशन यहाँ पे है। ठीक है, राजस्थान का जयपुर है, तो इसका इंडिकेशन यहाँ पे है। मध्य प्रदेश का भोपाल है, इसका इंडिकेशन यहाँ पे है। ठीक है, तो आप जब पॉलिटिकल मैप को देखते हैं तो उसमें जो इंडिकेशन बना रहता है उसके माध्यम से ही आप समझ सकते हैं कि जो सीमाएं हैं वो कौन सी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और कौन सी राज्य की सीमा है, कौन सा देश का राजधानी है, कौन सा राष्ट्रीय क्षेत्र का राजधानी है। ठीक है, समझ में आएगा, चलें चलते हैं। यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप, श्रीलंका और मालदीव, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। जो पाक जलसंधि है वो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। पाक जलसंधि कहाँ पे है, भारत और श्रीलंका के बीच, यहाँ पर पाक जलसंधि है भारत और श्रीलंका के बीच। क्लियर है, ये भारत हो गया, श्रीलंका है। इसमें ये भी दिया हुआ है कि जो ये भारत का भौतिक मानचित्र है ये वाला, इसमें दिया हुआ है कि यहाँ पे हिमालय गया है, ये बृहद हिमालय है, इसके यहाँ पे मध्य हिमालय आएगा और यहाँ शिवालिक। ठीक है, यहाँ पे नदियों को भी दर्शाया गया है कि सतलज नदी, रावी नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी, ये सारी नदियाँ सिंधु नदी में आके मिल जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे भारतीय मरुस्थल के बारे में भी जानकारी दिया हुआ है कि भारत का मरुस्थल कहाँ पे है। जो अरावली श्रेणी है ये विश्व की सबसे पुरानी श्रेणियों में से एक है। यहाँ आपको गंगा नदी दर्शाया गया है, गंगा नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी को दर्शाया गया है। तो ये आप मेन रूप से देख सकते हैं, यहाँ सतपुरा नदी है, सतपुरा श्रेणी है, विंध्याचल श्रेणी है, यहीं से नर्मदा और ताप्ती निकलती हैं। नर्मदा और ताप्ती जो है खंबात की खाड़ी में आके गिर जाती हैं। ठीक है, जो साउथ की नदियाँ हैं उसको भी आप देख सकते हैं, जैसे गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया। जी हाँ, पहाड़ी है वो है नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, ये हमारा पूरा पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, ये जो हमारा पूरा एरिया है वो तटीय एरिया है। ठीक है, यहाँ आपको जो इंडिकेशन दिया है यहाँ पे कि ये जो एरिया है ये वाला चीज़, ये पर्वतीय पहाड़ी और पर्वत है। यहाँ पे जिस तरह से अगर इंडिकेशन जितना भी लाल एरिया है, हल्का लाल, वो पर्वतीय देश है। पठारी एरिया जो होते हैं वो इस तरह से जो पीले होते हैं उन्हें पठारी एरिया कहते हैं। जो मैदानी एरिया है वो हल्का हरा होते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये मैदानी एरिया है। ठीक है, चलते हैं आगे। इसमें कह रहा है कि दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है। जो राज्यों का निर्माण हुआ है वो भाषाई आधार पर हुआ है। और अगर हम पहले बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है, और जो सबसे छोटा राज्य है वो गोवा है। क्लियर है, और राज्यों को जिले वाइज बांटा ही गया है, आपको पता ही है। ठीक है, अब इसमें भौतिक विभाजन की बात कर रहा है कि जो भौतिक विभाजन है वो किस तरीके से हमारे देश में है। तो आपको पता ही है कि भारत की जो भौतिक स्थिति है वो कैसी है। हमारे भारत देश में पर्वत पाए जाते हैं, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह, ये सारी चीज़ें भारत में पाई जाती हैं। उत्तर में आप देखेंगे तो बर्फ से ढका हुआ हिमालय जो है संतरी का कार्य करता है। ठीक है,
हिमालय का जो मतलब है वही है हिमधन आलय, यानी कि बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर भागों में बांटा गया है। जो सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद श्रृंखला कहते हैं या हिमाद्री कहते हैं, और इसी श्रृंखला में विश्व का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो स्थित है। यानी कि जो हम श्रृंखला की बात कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके से ऐसे दिया हुआ, ये जो है बृहद हिमालय है जिसको हम हिमाद्री कहते हैं, उसके बाद मध्य हिमालय आएगा, फिर शिवालिक आएगा। ठीक है, तो हमने इसकी बात कर चुका, अब इसकी बात कर रहा हूँ। कह रहा है कि जो मध्य हिमालय यानी या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में स्थित है ये है। बहुत सी लोकप्रिय पहाड़ी यहाँ जो है पहाड़ियों का जो स्थान है वो यहीं पर स्थित है। 5 पहाड़ियों के अगर नाम बताएं, अगर आपको पता हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है वो है शिवलिक, यानी कि जो दक्षिणतम स्थिति है श्रृंखलाओं की इस तरह से, उसका सबसे दक्षिणतम पॉइंट वो है शिवलिक, जो सबसे दक्षिण श्रृंखला है। ठीक है, हिमालय के दक्षिण में भारत का सबसे उत्तर मैदान स्थित है। जो मैदान है वो उत्तरी मैदान में स्थित है। ठीक है, हिमालय के दक्षिण में स्थित भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल और सपाट होते हैं, जहाँ पे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र ये सारी नदियाँ एक जलोढ़ निक्षेप से बने होते हैं। अभी हम जलोढ़ निक्षेप के बारे में आपको बताएंगे कि जलोढ़ निक्षेप किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से क्या होती हैं नदियों के, ये मैदान जो है ये कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों का जो जनसंख्या घनत्व है इन मैदानों पर, जैसे गंगा नदी निकल रही है तो यहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व है अगल बगल ये बहुत अधिक होता है, क्योंकि यहाँ से नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल है, यानी कि अगर हम बात करें ये वाली, ये हो गया स्थिति, तो जो पश्चिमी पॉइंट है वो इधर है राजस्थान साइड में, यहीं पे भारतीय मरुस्थल स्थित है। ये शुष्क गर्म रेतीला होता है, यहाँ वनस्पतियों की बहुत कम मात्रा होती है। ठीक है, जो हमारा साउथ का होता है यानी कि इधर का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। इसकी जो आकृति होती है वो त्रिभुजाकार होती है, आपको दिख ही रहा होगा कि इसकी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएँ और घाटियाँ स्थित हैं। ठीक है, यहीं पर अरावली की श्रृंखला उत्तर पश्चिम में स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा की जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती हैं। विंध्य और सतपुड़ा की जो श्रृंखलाएँ होती हैं यहाँ से कहाँ जाती हैं, कच्चे वहाँ पे खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती हैं वो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, और यहाँ पे दिया है अरब सागर, लेकिन खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, खंबात की खाड़ी अरब सागर के बगल में है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री और पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। हमने बताया कि ये जो है पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट। क्लियर है, जो पश्चिमी घाट है वो लगभग एक समान है यानी कि सीधा है, लेकिन जो पूर्वी घाट है वो तल बचल ऐसे इधर साइड में होते हैं, यानी ऊपर नीचे टूटा फूटा असमान है। और इन पठारों में ही खनिज, लौह, ये सारी चीज़ों की प्रचुरता मात्रा पाई जाती है। इसमें यहाँ यह भी दिया है कि पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। जो पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी सकरे होते हैं, और पूर्वी तटीय मैदान क्या होते हैं, वो अपेक्षाकृत काफ़ी चौड़े होते हैं। वहाँ पे पूर्व की ओर जो बहने वाली नदियाँ होती हैं, अगर इनके नाम की बात करें, यानी कि यहाँ से इधर बहने वाली नदियाँ, इधर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में आकर के यहाँ पे गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहानों पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं, और बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियाँ, ये सारी नदियाँ जो होती हैं वो बंगाल की खाड़ी में आकर के यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। कौन कौन नदियाँ, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियाँ। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। चलते हैं आगे। तो हमने जो आपको टॉपिक में पहले बताया कि जलोढ़ क्या होती हैं उनके बारे में बताते हैं कि ये नदियाँ के द्वारा लाई गई एक मुहिम, यानी कि जब नदियाँ ऐसे बहती हैं, और ये मान लीजिए कोई पहाड़ी एरिया है, यहाँ से नदियाँ ऐसे बह रही हैं, तो नदियाँ जब बहती हैं तो इनकी में कुछ कंकड़, मिट्टी, जो छोटे छोटे कण होते हैं वो नीचे आकर के यहाँ पे निक्षेपित रहते हैं, उन्हीं को कहते हैं निक्षेप। ठीक है, ये नदियों द्वारा लाई जाती हैं, इसलिए इन्हें जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे टॉपिक कर रहा है कि सहायक नदी किसे कहते हैं। तो सहायक नदी किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मेन नदी है, ये कोई मेन नदी है, गंगा को मान लीजिए, ये गंगा मेन नदी है, यहाँ पे कई छोटी छोटी नदियाँ आपस में आकर के मिल जाती हैं, तो ये जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं इन्हीं को कहते हैं सहायक नदी। ठीक है, चलें, यहाँ पे जो हमने बताया आपको कि यहाँ दिया है क्या आप जानते हैं, तो इसमें यही दे रहा है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। तो जो गंगा, ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करने वाली हैं नदियाँ हैं, जिसे हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा अगर डेल्टा की बात करेंगे तो वो है सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, इनका जो आकार होता है वो कुछ त्रिभुजाकार होता है। ठीक है, यहाँ से नदियाँ ऐसे चली जाती हैं, बीच में कुछ
जो निक्षेपित पदार्थ होते हैं, मिट्टी, बालू, कंकड़, ये यहाँ पे जमा हो जाते हैं। तो जो नदियों का आकार होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, त्रिभुजाकार होता है। डेल्टा स्थल का वह भाग जो नदियों के मुहाने पर बनता है, ठीक है, उसी को मुहाना कहते हैं। क्लियर है? चलें आगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रवाल किसे कहते हैं। तो प्रवाल क्या होता है? ये छोटे समुद्री जंतु के कंकाल होते हैं जिसे हम पालिप कहते हैं। जब ये पालिप मर जाते हैं तो इनका केवल कंकाल ऐसे बचा रह जाता है। और जब इन कंकालों में मरते मरते कई प्रकार की वृद्धि ऐसे ऐसे वृद्धि होती जाती है, कंकाल मरते जाते हैं ये पालिप, और उसके बाद से कंकाल में वृद्धि होती जाती है, ऐसे जाती है, तो एक द्वीप का निर्माण कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो द्वीप होते हैं प्रवालों से बने होते हैं। ये काफ़ी ऊंचे बड़े होते हैं, ठीक है। तो प्रवालों से ही द्वीप का निर्माण होता है, यहाँ पे दिया हुआ है। आपको क्लियर हो गया? जैसे एक बार और सुन लीजिए। प्रवाल जो होते हैं ये छोटे समुद्री जंतु के कंकाल होते हैं जिन्हें हम पालिप कहते हैं। जब जीवित पालिप मरते हैं तो उनका जो कंकाल होता है वो बच जाता है। ऐसे ऐसे जब मरते जाते हैं, कंकाल बचता जाता है, तो उसमें वृद्धि होती चली जाती है। इस तरीके से वृद्धि होती चली जा रही है। आइए हम एक द्वीप का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो प्रवाल होते हैं प्रवालों से द्वीप का निर्माण होता है, ठीक है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, जो लक्षद्वीप समूह है, ये सारे जो द्वीप समूह हैं वो प्रवालों से बने होते हैं, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। कह रहा है कि भारत में दो द्वीप समूह हैं। एक लक्षद्वीप समूह जो कि अरब सागर में है, यानी कि यहाँ अरब सागर है और यहाँ बंगाल की खाड़ी है। तो जो लक्षद्वीप है वो यहाँ पे है, लक्षद्वीप, और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये यहाँ पे है, ठीक है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में। तो 2004 में जब सुनामी आई थी 2004 में, तो ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह हैं, इनके कुछ द्वीप जो है वो पानी में ही बह गए, पानी में समा गए। तो ये कह रहा है कि जब सुनामी आती है उसके बारे में आगे देख सकते हैं कि सुनामी क्यों आती है। तो सुनामी जब आती है तो वे जो भारतीय तट हैं उनके साथ साथ जो द्वीप हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, और जो कुछ द्वीप तो डूब जाते हैं। क्लियर है? चलें आगे। अब इसके बाद से हमारा अभ्यास पत्र है। अभ्यास में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, उनके नाम बताइए। तो मान लीजिए भारत का जो भौतिक विभाजन है वो क्या है। पहला नंबर क्या है? द्वीप समूह। दूसरा उत्तर मैदान, और तीसरा तटीय मैदान। चौथा प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद से हिमालय, और उसके बाद मरुस्थल, ठीक है। इतने भागों में इनको बांटा गया है। इनका जो भौतिक भाग है ये इतने हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगी है, उनके नाम बताइए। तो जो भारत की सीमा है वो 7 देशों से लगी है। तो पहला क्या हो गया? बांग्लादेश, दूसरा चीन, तीसरा म्यांमार, चौथा श्रीलंका, पांचवा पाकिस्तान, छठा नेपाल, और सातवां भूटान। क्लियर है? और अफगानिस्तान के साथ भी लगती है, लेकिन यहाँ पे स्थलीय सीमा की बात किया है तो ठीक है, अफगानिस्तान के साथ भी लगती है। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि कौन सी दो प्रमुख नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। तो आपको पता ही है कि जो नर्मदा है वो और ताप्ती, ये जो है यहाँ पे गिरती हैं। तो चौथा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का क्या नाम है। तो आपको पता ही है कि सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। पांचवा क्या कह रहा है कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन दो राज्यों की राजधानी आपको में से एक हुई हो, ठीक है। तो भारत में कितने राज्य हैं आपको पता ही है, 28 राज्य और 8 यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। छठा क्वेश्चन क्या है कि उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या में निवास क्यों करते हैं। तो आपको पता ही है कि उत्तरी मैदानों में बहुत सारी नदियाँ पाई जाती हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये सारी नदियाँ जो हैं वो उत्तर में ही पाई जाती हैं। इसलिए जहाँ पे नदियाँ पाई जाती हैं वहाँ पे लोगों का जो निवास है वो ज़्यादा रहता है। आपको पता ही है कि जहाँ नदियाँ होती हैं वहाँ पे इंडस्ट्री चलती है, वहाँ पे पानी मिलता है, वहाँ पे खेती होती है, बिजली बनती है। तो जहाँ पे ये सारी गतिविधियाँ होती हैं वहीं पे लोगों का विकास और रहना सहना रहता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है जो नदी है उसे हम जीवन रेखा कहते हैं मनुष्य के लिए, इसलिए वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है, क्यों। तो आपको पता ही है कि जो द्वीप होते हैं वो प्रवालों से बने होते हैं। अभी मैंने पीछे डिस्कस किया कि प्रवाल से द्वीप बनते हैं। तो जो लक्षद्वीप है वो प्रवालों से बना हुआ है, इसलिए इसे प्रवालों का द्वीप कहते हैं। क्लियर है? और ठीक है। उसके बाद से क्या है, इसमें कह रहा है कि सही गलत का निशान लगाइए। तो कह रहा है पहला क्या है कि हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। तो सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो सह्याद्री को अन्य जो नाम है उसका क्या है, पश्चिमी घाट, ठीक है, ये वाला एरिया।
क्लियर है। उसके बाद से कह रहा है कि जो पाक जल संधि वो किन देशों के बीच है, तो आपको पता ही है कि पाक जल संधि किसके बीच है, श्रीलंका और भारत के बीच, ठीक है। जो चौथा क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं, तो अरब सागर में कौन से द्वीप समूह हैं, बताओ बताओ, लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप समूह। जो छठा पांचवा क्वेश्चन वो क्या है, भारत की सबसे पुरानी वरिष्ठ पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपको पता ही है क्या, अरावली। अब यहाँ पे खाली स्थान भरना है। कह रहा है भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, क्लियर है। यहाँ पे क्या है दूसरा क्वेश्चन कि महान हिमालय को किस नाम से जाता है, तो महान हिमालय को किस नाम से जाता है, एक इसका नाम बृहद हिमालय है और दूसरा इसके क्वेश्चन में लिखा जाता है हिमाद्री, कहीं कहीं पूछ देता है, ठीक है, यानी कि बृहद और हिमाद्री दोनों में से एक कह सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है, तो सबसे बड़ा राज्य आपको पता ही है राजस्थान, और सबसे छोटा गोवा। पांचवा नर्मदा नदी क्या है, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है, तो नर्मदा नदी कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है, कहीं कहीं अरब सागर वो कहता है अरब सागर, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है, तो आपको पता ही है कौन सी रेखा है, यहाँ से कर्क रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है, भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, यानी चैप्टर 8 जो कि लास्ट चैप्टर है। तो थैंक यू वेरी मच।